नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। शहद, नारियल तेल और दूसरे उत्पादों पर 100% लिखने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से डाबर को राहत। फसाई के आदेश पर लगाई रोक, नोटिस भी जारी। 24 अगस्त को अगली सुनवाई। रिकवरी एजेंट की मनमानी पर रोक, लोन की ईएमआई नहीं चुकाने पर फोन, लैपटॉप लॉक नहीं कर सकेंगे बैंक। कस्टमर की प्राइवेसी का भी रखना होगा खास ख्याल। फेस्टिवल सीजन में फीका पड़ सकता है चीनी का स्वाद। पिछले एक महीने में कुछ राज्यों में 15% तक बढ़े चीनी के दाम। उत्पादन बढ़ाने के लिए चीनी मिलों का शुगर क्रशिंग पहले शुरू करने का फैसला। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में गिरावट। निफ्टी सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद। मिड कैप इंडेक्स की बढ़त पर क्लोजिंग। एसबीआई ने पेश किए शानदार नतीजे। मुनाफा एनआईआई निकले अनुमान से अच्छे। मुनाफा 10% तो एनआईआई में 15% की ग्रोथ। एनआईएम ने भी किया बाजार को खुश। एसेट क्वालिटी में भी सुधार। राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री के बयान की मांग को फिर दोहराया तो किरेन रिजिजू ने दिया जवाब। कहा, गृह मंत्री जवाब देंगे तो सुन नहीं पाएगा विपक्ष। दिल्ली एनसीआर में सुबह से भारी बारिश। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में कई इलाकों में जल भराव। सड़कों पर लगा ट्रैफिक जाम। आईएमडी ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। यूएस और ईरान में डील को लेकर बढ़ा कंफ्यूजन। मध्यस्थों ने कोशिशें की तेज, लेकिन ईरान बोला धमकी देकर नहीं करा सकते डील। ट्रंप बोले युद्ध जल्द होगा खत्म। शहद, नारियल तेल और दूसरे उत्पादों पर 100% लिखने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने डाबर को राहत दी है। डाबर ने फसाई के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले पर पूरी डिटेल जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता असीम मनचंदा और रोहन सिंह। सबसे पहले असीम, हम आपके पास आएंगे। पहले आप ये बताइए कि हाई कोर्ट ने डाबर मामले पर क्या कहा है। एफएसएसएआई ने डाबर के उत्पाद बेचने के ऊपर रोक लगा दी थी। एफएसएसएआई के इस फैसले को डाबर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सबसे पहले डाबर ने दलील दी कि इस मामले में ना तो डाबर को कोई नोटिस दिया गया, ना ही उसको कोई शोकॉज नोटिस हुआ, ना ही उसकी कोई सुनवाई हो। सीधे ही उसको कहा गया कि वो उत्पाद बेचना बंद कर दे, ये नियमों के खिलाफ है। जबकि एफएसएसएआई कहना था कि एक मामला ऐसा भी पहले सामने आया था जब डाबर 100% रियल जूस कह करके बेच रहा था, तो उस मामले में कंपनी को नोटिस दिया गया था और उस मामले में अभी भी सुनवाई पेंडिंग है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि डाबर पिछले कई दशकों से ये उत्पाद बेच रही है और कभी भी अगर ऐसी तरह की इमरजेंसी थी तो पहले कंपनी को शोकॉज नोटिस दिया जा सकता था, उससे पूछा जा सकता था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगले 15 से 20 दिन तक अगर ऐसा हम करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने डाबर को जो एफएसएसआई ने नोटिस दिया था उसके ऊपर रोक लगा दी है और इस मामले की सुनवाई, अब अगली सुनवाई 24 अगस्त को दोबारा से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर होगी। जी बिल्कुल असीम। रोहन, डाबर को लेकर आखिर मामला क्या था और डाबर पर कैसे एक्शन हुआ है, पूरी डिटेल बताइए। जी, अगर जो डाबर की तरफ से जो दलील दी गई है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप इस पूरे मामले के बैकग्राउंड में जाएं तो 2025 में फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने एक एडवाइजरी जारी की थी। उसमें सभी फूड ऑपरेटर्स के लिए ये नोटिस था कि आप अपने पैकेट पे 100% शब्द नहीं लिख सकते हैं। किसी भी तरह का इस तरह का दावा नहीं कर सकते हैं कि ये 100% प्योर है, 100% नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है, 100% प्योर फ्रूट जूस है। इस तरह के दावे आप नहीं कर सकते। और उसके पीछे उन्होंने दलील दी थी कि फूड सेफ्टी एक्ट में कहीं भी इसकी डिफिनेशन नहीं है कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि कोई चीज़ 100% है, 100% प्योर या नेचुरल। जब तक वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ नहीं करते हो, आप अपने पैकेट पे कैसे लिख सकते हो। तो ये दलील दी गई थी और तमाम जो फूड कंपनियां हैं उनको एक समय दिया गया था कि आप इस समय तक जो है अपने जो लेबलिंग है उसको चेंज कर लें। अब इस साल फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने सिर्फ डाबर नहीं, तमाम अलग अलग कंपनियों को नोटिस दिए हैं इसी तरह के दावों को लेकर जो कि दावा करते हैं। और इसमें डाबर भी था। डाबर के जो हनी है, साइडर है या फिर कोकोनट ऑयल है, इसको लेकर थे। उनके जो फ्रूट जूसेस हैं उन पे भी लिखे हुए थे। काऊ घी या कोकोनट वाटर पे या कोकोनट मिल्क पे भी कई सारे जगहों पे 100% शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। तो फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई का कहना था कि ये गुमराह करने की कोशिश है। तो कुछ प्रोडक्ट्स पे उन्होंने पहले नोटिस दिए थे, जिसके बाद जो कहा कि जो एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, जिसके बाद एफएसएसएआई ने कहा कि ये जो उनका जो रिस्पांस था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। फिर से एक नया नोटिस दिया गया, ये खासतौर पे जो भ्रामक लेबलिंग है और उसको हटाने के लिए, और जो ऑर्गेनिक का जो क्लेम करते थे उसको भी हटाने की बात कही गई। तो इसके बाद जो है
फिर अभी हाल में अंत में जो FSSAI है उसको एक प्रोहिबिशन ऑर्डर निकालना पड़ा कि आप इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें आप बिक्री को तुरंत बंद कर दें, जिसके बाद डाबर जो है निकोट का रुख किया और फिलहाल एक राहत मिल चुकी है डाबर को। लेकिन ये मामला आगे चलेगा क्योंकि ये एक निर्देश जो है 2025 में ही जारी किया गया था तमाम फूड कंपनियों के लिए। जी बिल्कुल रोहन और असीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरबीआई ने लोन रिकवरी को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब सिर्फ लोन डिफॉल्ट की वजह से बैंक या फाइनेंस कंपनी ग्राहक के मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप को लॉक नहीं कर सकेगी। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। लोन रिकवरी के नए नियम लेने वालों के लिए ये कितनी बड़ी राहत वाली खबर है, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, दरअसल आरबीआई के पास लगातार इस बात की शिकायतें आ रही थी कि जो लोग ईएमआई चुकाने में नाकाम होते हैं या फिर लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं, उनके खिलाफ बैंक काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं। और ख़ास तौर से जब ये मामला बैंक रिकवरी एजेंट के पास भेजता है तो रिकवरी एजेंट तरह तरह के ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं डिफ़ॉल्टर के ऊपर। तो आरबीआई ने अपने पहले के गाइडलाइंस में कई सारी नई चीज़ें जोड़ी हैं और कहा है कि आप एक सीमा से ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकते। ये जो गाइडलाइन है दरअसल होम लोन, कार लोन जैसे लोन के लिए, रिटेल लोन के लिए है और ये गाइडलाइन 1 जनवरी 2027 से लागू होगी। इसमें 2-3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि अगर कोई कस्टमर ईएमआई चुकाने में नाकाम होता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो आप उसके मोबाइल को, लैपटॉप को, टैब को बिल्कुल लॉक नहीं कर सकते हैं। इस पर बिल्कुल ही मनाही है। हाँ, अगर उसने इन सामानों को खरीदने के लिए, मिसाल के तौर पर लैपटॉप खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, उन सामान को खरीदने के लिए लोन लिया है, तो वही बैंक, जिस बैंक से इन सामानों को खरीदने के लोन लिया गया, वो बैंक चाहे तो इन प्रोडक्ट पर सुविधाओं को सीमित कर सकता है, लिमिट कर सकता है। लेकिन ऐसे भी सूरत में, मोबाइल फ़ोन की सूरत में आप कभी भी इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं कर सकते, एसएमएस का आना जाना आप इसमें बंद नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि रिकवरी एजेंट जो लोन वसूली के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, खासतौर से नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी कहा गया है कि रिकवरी एजेंट को इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करना होगा जहाँ पर जाके एक सीमा से ज़्यादा परेशानी होती है बोरोवर के ऊपर। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है, वो ये कि जो रिकवरी एजेंट हैं वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि सार्वजनिक तौर पर उनको नुकसान होता हो किसी बोरोवर के ऊपर। तो ऐसे कई सारी सख्ती दिए हैं जो रिकवरी एजेंट के लिए है और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए जो लोन नहीं चुका पाते हैं और इस डर में रहते हैं कि रिकवरी एजेंट पता नहीं क्या कर लेगा, लिमिटेड डेटा रिकवरी एजेंट को दिया जाएगा, इस बात का प्रावधान किया गया है। तो उन लोगों के लिए खास तौर से राहत की खबर है जो लोन चुकाने में नाकाम रहते हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 1 महीने के अंदर चीनी के दाम औसतन 8% तक बढ़ गए हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए चीनी मिलों ने इस साल शुगर क्रशिंग पहले शुरू करने का फैसला किया है। देखिए ये रिपोर्ट। इस साल फेस्टिवल सीजन में चीनी का स्वाद फीका हो सकता है। दरअसल इस साल अनुमान के मुताबिक चीनी का उत्पादन नहीं हुआ है। इस साल चीनी का उत्पादन 293 लाख टन रहने का अनुमान था, लेकिन ये 280 लाख टन ही रहा, जो अनुमान के मुकाबले करीब 5% कम है। पिछले साल का करीब 50 लाख टन स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन देश में कुल चीनी की खपत 280 लाख टन होती है। इस साल करीब 8 लाख टन चीनी निर्यात हुई है। पिछले महीने चीनी के होलसेल दाम में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए कंपनियों ने इस साल चीनी का उत्पादन 10 से 15 दिन पहले शुरू करने का फैसला किया है। जो अभी फिलहाल एक्समिल प्राइस है वो थोड़े ज़्यादा है, इसको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता है। तो अगर हम अक्टूबर में 10 या 15 दिन पहले अपनी क्रशिंग शुरू करेंगे तो जो अक्टूबर में जो नई चीनी की जो अवेलेबिलिटी आएगी उससे जो डिमांड सप्लाई में ईज होगा, उससे कहीं ना कहीं जो एक्समिल प्राइसेस और रिटेल प्राइसेस हैं कंज्यूमर के फेस्टिवल सीजन दिवाली से पहले कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होंगे और कहीं ना कहीं कंज्यूमर को इसका फायदा है। अगर सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 1 महीने में चीनी के दाम औसतन 8% तक बढ़े हैं। कुछ राज्यों में चीनी के दामों में 15% तक बढ़ोतरी हुई है। कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई है, साथ ही चीनी मिलों के स्टॉक की भी जांच की है। लेकिन एल नीनो और अगले साल चीनी का उत्पादन कम होने की आशंका से दाम लगातार बढ़ रहे हैं। असीम मनचंदा, दिल्ली।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM पोर्टल के जरिए 10 साल में कुल 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। IIT दिल्ली की एक स्टडी के मुताबिक GEM पोर्टल के जरिए प्रोक्योरमेंट से सरकार की करीब 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। पिछले 2 साल में कारोबार ने रफ्तार पकड़ी है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO मिहिर कुमार के मुताबिक सालाना 10 से 15% की रफ्तार से ग्रोथ दर्ज हो रही है। साल में मैं चाहता हूं कि हर साल हम 20% का व्यापार बढ़ाएं, वृद्धि करें, और उसके अलावा हम ये चाहेंगे कि जो हमारी मुहिम है जिसमें कि हम आज राज्यों में जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि उनके और भी संस्थाएं, जैसे उनकी लोकल बॉडीज़ होती हैं, लोकल बॉडीज़ में 2 तरह की, अर्बन और रूरल, ग्राम पंचायत, उन तक हम इस पोर्टल की व्यवस्था को उन तक पहुंचाएं। आज हम 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का व्यापार अपने पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं, तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है। अहमदाबाद में 4 साल बाद होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां अभी से गुजरात की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रही है। होटल, स्टेडियम और स्पोर्ट्स एरिना का निर्माण जारी है। इसके चलते होटल और फूड जैसी कई सेक्टर में नौकरियों के नए मौके खुल रहे हैं। देखिए संवाददाता केतन जोशी की ये रिपोर्ट। ये है केंद्र सरकार द्वारा संचालित गांधीनगर का होटल प्रबंधन संस्थान यानी IHA। यहाँ पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को अभी तीसरे साल की शुरुआत में ही जॉब ऑफर के लिए प्लेसमेंट प्रक्रिया चल पड़ी है। अहमदाबाद में 4 साल बाद कॉमनवेल्थ होने हैं। कई बड़े होटल चेन्स अहमदाबाद गांधीनगर में नए होटल खोल रहे हैं। स्पोर्ट्स एरिना कुछ बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं, तो उसके लिए स्टाफ भी चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट्स को गुजरात में ही अभी से मनचाही नौकरियां मिल रही हैं। अभी हमारे कॉलेज में ओबरॉय होटल्स आया था इंटरव्यू के लिए। मेरे 2 राउंड क्लियर हो चुके हैं, अभी नेक्स्ट राउंड आना है। बट हमारे पास प्लेसमेंट्स के लिए नॉन फूड रिटेल और फूड रिटेल भी आता है। तो मेरा फूड रिटेल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैकडॉनल्ड्स गुजरात में काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। तो अगर गिफ्ट सिटी में मैकडॉनल्ड्स का एक्सपेंशन हो जाता है तो मैं एज अ मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर जाना चाहूँगी वहाँ पे। कुछ सालों में जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है, तभी उसके लिए जो भी बिल्डिंग, स्टेडियम जो भी ग्रो होंगे, उसके लिए तभी बहुत सारे वैकेंसीज जो कंपनीज में आएंगे। IHM अहमदाबाद में बहुत सारी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, जैसे रिलायंस एंड अदानीज। वो अपने खुद के लिए मैनेजमेंट ट्रेनीज ढूंढती है। तो मैं कुछ सालों बाद में उन्हीं MNCs में एज अ खुद को एस्टेट मैनेजर देखना चाहता हूँ। केंद्र और गुजरात सरकार मिलकर और प्राइवेट सेक्टर को जोड़ें तो कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते गुजरात में होगा। इसके लिए हजारों नई नौकरियों का निर्माण होगा। स्पोर्ट्स, होटल, हॉस्पिटैलिटी, फूड, एविएशन जैसे कई सेक्टर में गुजरात में हर साल हजारों नौकरियां पैदा होंगी। अहमदाबाद, गांधीनगर में 15 से ज़्यादा और पूरे गुजरात में 45 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग सेक्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए नौकरी के मौके काफ़ी बढ़ गए हैं। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे यहाँ होने वाला है, और उस होने से पहले हमारे यहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होने वाले हैं, जिसके लिए होटल्स को बहुत वर्किंग हैंड्स चाहिए। मतलब नौकरी की कोई कमी नहीं है। IHM गांधीनगर से जो बच्चे पढ़ करके निकलते हैं, यहाँ पे लोगों के पास 2-2, 3-3 नौकरियां होती है एक बार। जनवरी 2027 में वाइब्रेंट गुजरात समिट भी है। गिफ्ट निफ्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। ऐसे में गुजरात के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए नौकरियों की भरमार है। गुजरात में होटल, हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री के अलावा कई सेक्टर बूम कर रहे हैं और भविष्य में ढेरों नौकरियां भी आ सकती है। इसीलिए अभी से इन बच्चों का प्लेसमेंट सक्सेस हो रहा है। केतन जोशी, गांधीनगर। चलिए अब आपको बता दें, दिल्ली NCR में सुबह से भारी बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली समेत नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक रेंग रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने पूरे दिल्ली NCR के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले कुछ घंटों में कई इलाकों में भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। कई जगहों पर पहले ही 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है और रात तक जलभराव की स्थिति
और गंभीर हो सकती है। अगले कुछ घंटों में कई जगहों पर बारिश 150 मिलीमीटर और आंकड़ा पार कर सकती है और कुछ जगहों पर आधी रात तक 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। दिल्ली के मोहाली बदरपुर रोड, ITO, वजीराबाद रोड, पीरागढ़ी और दिल्ली जयपुर हाईवे समेत कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी से यात्रा करने और जलभराव वाले इलाकों से बचने की सलाह दी है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार दबाव में नजर आया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। हालांकि मिड कैप शेयरों ने मजबूती दिखाई और मिड कैप इंडेक्स बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। तो कैसे रहा आज के बाजार का ओवरऑल हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे का सेशन और एक रेंज बाउंड कारोबार आज मार्केट में देखने को मिला। गैप डाउन शुरुआत हुई बाजार की, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो निफ्टी 50 पॉइंट से ज्यादा के दबाव के साथ बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो SBI के नंबर्स आए, नंबर्स के बाद काफी रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग लेवल्स यहां पर आधे % के दबाव के साथ बंद हुआ है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी आधे % का दबाव आज के सत्र में देखने को मिला। मिड कैप आज यहां पर आउट परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिली, बाजार को सपोर्ट करता हुआ नजर आया इंडेक्स, लेकिन स्मॉल कैप यहां पर एक फ्लैट क्लोजिंग आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहां पर जिन इंडेक्स ने सपोर्ट किया मार्केट को वो है निफ्टी ऑटो और निफ्टी IT। आज इन दोनों ने काफी अच्छे से बाजार की कमान संभाली और यहां पर अगर 1.5 से 2% के अपमूव इंडेक्स में देखने को मिले। इसके अलावा डिफेंस, PSU बैंक, मेटल और कैपिटल गुड यहां पर भी अच्छी खरीदारी आज के सत्र में नजर आई। अगर गिरने वाले सेक्टर्स की बात करें तो यहां पर फाइनेंशियल में गिरावट देखी गई। इसके अलावा निफ्टी बैंक, कैपिटल मार्केट, रियलिटी, फार्मा ये सारे इंडेक्स थे जहां से थोड़ी बहुत गिरावट नजर आई मार्केट में और इन्होंने बाजार को आज सपोर्ट नहीं किया। अगर आज के निफ्टी 50 गेनर्स की बात की जाए यानी निफ्टी 50 काउंटर्स की बात की जाए जिन्होंने निफ्टी 50 को सपोर्ट किया तो उसमें IT काउंटर लीड करते हुए नजर आए। TCS काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले। इसके अलावा ग्रासिम, हिंडाल्को, M&M ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी के गेनर्स में अपनी जगह बनाई। लेकिन निफ्टी के ड्रैगर्स की बात कर लेते हैं यानी गिरने वाले शेयर्स की, तो बजाज ट्विंस यहाँ पर देखने को मिले। दरअसल जो रिवॉल्विंग क्रेडिट को लेकर RBI के ड्राफ्ट नियम है वो वहां पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे NBFCs के सेंटिमेंट खराब हुए और इन दोनों ही काउंटर्स में जो है बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा ट्रेंड, ICICI बैंक ये भी आज निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल हुए। लेकिन ऑटो स्पेस काफी अच्छा कारोबार करता हुआ नजर आया आज के सत्र में और संवर्धना, मदरसन काफी अच्छे नतीजे आए, नतीजे बाजार को काफी पसंद भी आए, तो रिवॉर्ड मिला है शेयर को करीब 9% की जो है अपमूव यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा एक्साइड में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। हीरो मोटो काफी अच्छे नंबर्स आए और नंबर्स के बाद 3% से ज्यादा के अपमूव्स यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा M&M में भी तेजी देखने को मिली। लेकिन ऑयल एंड गैस स्पेस जो क्रूड में वॉलेटिलिटी है उसके चलते यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला और ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने इस गिरावट को लीड किया। तो ओवरऑल फ्राइडे का जो सेशन था वो एक रेंज बाउंड सेशन था। बाजार में आखिर चल क्या रहा है, बाजार को किस बात का डर है? आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बुल्स को अब क्या डर? SBI ने जून तिमाही के शानदार नतीजे जारी किए हैं। SBI के तिमाही नतीजे अनुमान से अच्छे रहे हैं। नतीजों के बाद बैंक के प्लान, ग्रोथ और गाइडेंस को लेकर नुपुर जैन कुनिया ने SBI के चेयरमैन CS सेट्टी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स। अनुमान से तो बेहतर नतीजे रहे हैं। रेवेन्यू, NII के फ्रंट पे, प्रॉफिट के फ्रंट पे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बेटर है इस क्वार्टर में। सर, 2 दिन पहले RBI गवर्नर साहब ने भी कहा है कि आने वाले समय में नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है निम्स वो बैंक्स के और इम्प्रूव होंगे और आपने भी 3% का गाइडेंस दिया है। सर, नेक्स्ट क्वार्टर में 2.86% से बेटर 3% देख सकते हैं। क्वार्टर 3 इम्प्रूवमेंट की तरफ होगा, तभी वो फुल ईयर का 3% सस्टेनेबल है। थैंक यू नूपुर फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये निम का गाइडेंस हम क्वार्टरली गाइडेंस नहीं देते हैं, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। फुल ईयर गाइडेंस है, एक क्वार्टर में गिर सकता है, एक क्वार्टर में बढ़ सकता है, मगर आई थिंक फुल ईयर के लिए हम 3% गाइडेंस को स्टिक कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इस क्वार्टर में एडवांसेस ने आउटपेस किया, 18% ग्रोथ वहाँ पे, डिपॉजिट्स में 9% ग्रोथ है। लेकिन एडवांसेस में अगर मैं देखूँ तो होम लोन का 12% है और ऑटो लोन्स देखें तो 7% है। कोई स्लो डाउन या यहाँ पे कोई कम ग्रोथ देखने को मिल रही है? होम लोन्स में थोड़ा इंडस्ट्री में स्लो डाउन है। हमारा मार्केट शेयर तो
इम्प्रूव हो गया है एक्चुअली, एंड 28% to 28.8% मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हो गया. But what we are seeing, some areas, some geographies, some slight slowdown is there. ये Q2 में भी मानसून की वजह से थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी रुक जाता है, एंड Q3 onwards probably the home loan will pick up. And on the auto loan segment, we were not very happy with the pricing. Probably that is impacting our growth rate. We will review pricing strategy क्या होना चाहिए and all, and then probably we'll come back on the growth path. एसेट क्वालिटी की बात करें तो इस क्वार्टर में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला. 1.47% ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी 0.38% है. फर्दर इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है फुल ईयर बेसिस पे. हम ग्रॉस एंड नेट एनपीए में गाइडेंस नहीं देते हैं जनरली. आई थिंक क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस देते हैं. सो ब्रॉड क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस थ्रू द साइकिल हम 50 बेसिस पॉइंट के नीचे रखना चाहते हैं. आई थिंक दिस क्वार्टर ऑफ कोर्स हैज़ बिन वेरी गुड, बट ये नज़र नहीं आ रहा है कि जो एसेट क्वालिटी का कंसर्न जो है क्रेडिट कॉस्ट सब्सटेंशियली बढ़ेगा. सो मेरे ख्याल से 50 बेसिस पॉइंट के नीचे रहना चाहिए क्रेडिट कॉस्ट. सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, एग्री एडवांसेस देखे तो हाईएस्ट ग्रोथ यहीं पर है 25%. एक कंसर्न भी रहता है यहाँ पे स्ट्रेस को लेकर, और मॉनसून का भी इम्पैक्ट इंडस्ट्री में शायद देखने को मिले क्योंकि एल नीनो का इम्पैक्ट है. सर यहाँ पे कैसा सिनेरियो आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है? ये ज़्यादातर वो एग्री गोल्ड लोन में हो रहा है. एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन अपॉर्चुनिस्टिक है. अभी गोल्ड लोन प्राइस अच्छा है, सो एवरीबडी इज़ टेकिंग गोल्ड लोन्स. सो हमारा ग्रोथ रेट भी अच्छा रहा इसमें. उसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब में जो भी आप डाइवर्सिफाई किया है एग्रीकल्चरल पोर्टफोलियो, सो एसेट क्वालिटी का कंसर्न्स ज़्यादा नहीं है उसमें. Okay. So wish you all the best for the coming quarters and thank you for giving your time. Thank you. बाजार को सीमेंस एनर्जी के नतीजे बहुत पसंद आए हैं. नतीजों के बाद शेयर में 13% की तेजी देखने को मिली है. नतीजों को डिटेल में समझा रही है विनी मोतीवाला. बिल्कुल, तो सीमेंस एनर्जी के काफ़ी अच्छे शानदार स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हुए हैं Q1 FY27 में. उनके लिए ये है Q3 SY26, मतलब उनका क्लोजिंग ईयर होता है सितंबर ईयर एंड, तो उनके लिए ये Q3 होता है. बीट ऑल फ्रंट्स पे अच्छे नंबर्स आए हुए हैं. रेवेन्यू ग्रोथ मेनली उनकी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन की वजह से हमने 39% की रेवेन्यू ग्रोथ देखी हुई है. इबिटा मार्जिन में अच्छी एक्सपेंशन दिख रही है. 23% अराउंड है इबिटा मार्जिन वर्सेस 19%. सो अराउंड 400 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन कंपनी ने देखी हुई है. मेनली फैक्टर्स क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है इबिटा मार्जिन में. उसके अलावा हायर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन, तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और ऑर्डर एग्जीक्यूशन तो चल ही रहा है. उसकी वजह से ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ से प्रॉफिट तक सब इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं. प्रॉफिट ग्रोथ भी हुई है अराउंड 67% की. ना उनके दो सेगमेंट्स, पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट की बात करें, वहाँ पे अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है 42% की. जनरेशन बिजनेस, जो पावर जनरेशन बिजनेस है, वहाँ पे भी उन्होंने 36% की ग्रोथ देखी हुई है. और इंटरेस्टिंग जो है कि पावर ट्रांसमिशन का बिजनेस जो है, वहाँ पे मार्जिन्स थोड़ी लैग्ड थी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में, अब वापस आते हुए दिख रही है. स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन वहाँ पे भी दिख रही है. 21.5% है अप्रॉक्सीमेटली पावर ट्रांसमिशन बिजनेस की मार्जिन्स, और पावर जनरेशन के भी बिजनेस में भी स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन दिख रही है. 22.3% पे है पावर जनरेशन बिजनेस की मार्जिन. सो ओवरऑल ऑल इन ऑल गुड नंबर्स है. ऑर्डर बैकलॉग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. 19,331 करोड़ की ऑर्डर बैकलॉग है अभी, और ये ग्रोथ देखें ऑर्डर बुक ऑर्डर बैकलॉग में ओवरऑल वो है 17% अप्रॉक्सीमेटली ग्रोथ वर्सेज लास्ट ईयर. तो ऑल इन ऑल वेरी गुड नंबर्स, और इसीलिए आज स्टॉक भी भागा हुआ है. वायदा की तरफ ट्रेडर्स का रुझान तेजी से कम हो रहा है. कम से कम सेबी की सालाना रिपोर्ट तो यही इशारा कर रही है. सेबी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक एफएनओ में वॉल्यूम्स बड़े पैमाने पर घटे हैं. क्या है डिटेल, बता रही है श्रेया ठाकुर. जो सेबी चाहता था वही होता हुआ नजर आया, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में काफी इंटरेस्टिंग डेटा सामने निकल कर आए हैं. एक एक करके रखती हूँ. और इनफैक्ट एफएनओ वॉल्यूम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. तो एफएनओ में बड़े बदलाव हुए हैं. सबसे पहले ऑप्शंस की बात कर लेते हैं. एनएससी और बीएससी के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या काफी घटी है. आप स्क्रीन पर ये आंकड़े देख पा रहे हैं. फाइनेंशियल 27 में जहां
331 करोड़ 21 करोड़ के आसपास से कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे, अब वो फाइनेंशियल 26 में घटकर 6,460 करोड़ के आसपास रह गए हैं, यानी कि 50% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिली है। इतना ही नहीं, सिर्फ ऑप्शंस ही नहीं, आप इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, वॉल्यूम घटा है और एनएससी पर इंडेक्स फ्यूचर्स का टर्नओवर 88 लाख करोड़ से घटकर अगर आप देखें फाइनेंशियल 26 में 73 लाख करोड़ रुपए हो गया है, तो यहाँ पर भी गिरावट 17% की देखने को मिल रही है। वही स्टॉक फ्यूचर्स का टर्नओवर भी 375 लाख करोड़ से घटकर 320 लाख करोड़ हो गया है, यानी कि यहाँ पर भी आप देखें तो 15% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये देखने लायक कि प्रीमियम टर्नओवर में एनएससी और बीएससी के बीच में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। ये देखिए आंकड़े काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। एनएससी का प्रीमियम टर्नओवर 136 लाख करोड़ से घटकर करीब करीब 125 लाख करोड़ हो गया फाइनेंशियल 26 में, तो 8% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। वही बीएससी का देखिए किस कदर बढ़ा है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 22.5 लाख करोड़ के आसपास थी, वो अब 48 करोड़ के आसपास लाख करोड़ के आसपास हो गई, यानी कि यहाँ पर 115% का गजब का इजाफा देखने को मिला है। तो बीएससी यहाँ पर अपनी पकड़ जो है मजबूत करती हुई नजर आई है। अब सवाल ये कि एफएनओ वॉल्यूम आखिर घटा क्यों है, तो जो चाह रहा था सेबी, तो इसके पीछे कई रेगुलेटरी चेंजेस थे। महीने में एक्सपायरी की संख्या कम हो गई है और हर एक्सचेंज पर सिर्फ एक वीकली इंडेक्स एक्सपायरी की इजाजत है, और उसमें अगर आप देखें तो एनएससी पर बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है, तो बीएससी पर बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी भी खत्म हुई है। और साथ ही इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया गया था सेबी की तरफ से, मार्जिन्स के नियम सख्त किए गए थे, आपको याद होगा, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर एसटीटी भी बढ़ाया गया था, जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा था, लगातार चर्चा हुई थी इस पर। तो यानी सेबी के इन सभी कदमों का मकसद था कि एफएनओ में एक्सेसिव और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग कम हो, जो कि होती हुई नजर आई है इस बार के डेटा में। तो इंटरेस्टिंग डेटा सेबी की तरफ से एनुअल रिपोर्ट में निकलता हुआ नजर आया। चलिए, इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे सीएनबीसी आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।